Good morning, students. That video is related to the cost accounting. बीकॉम सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट आपका है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और हर एक यूनिवर्सिटी में कहीं पर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में रहता है। तो बीकॉम सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट बहुत परेशान थे, इतना मैसेज कर दिए हमारे पास कि सर भेज दीजिए, बता दीजिए। तो जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं तो वो वीडियो आ गई है, और सेकेंड ईयर का सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है कास्ट अकाउंटिंग। तो कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको कर ले जाएंगे, अच्छे से तैयार कर ले जाएंगे, आप लोगों का पेपर 15 तारीख को है, तो यहाँ पर भी और आगे आने वाले फ्यूचर में कंपटीशन में भी कहीं से भी कास्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो वहाँ पर भी आपको हेल्प देगा। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि पूरा आपको रटना है सारे क्वेश्चन को अच्छे से। और वो जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द different methods of pricing of the materials। और प्राइसिंग ऑफ द मटेरियल्स, अब ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन कभी दूसरे तरीके से पूछा जाता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, और करके डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ द इश्यूड मटेरियल्स। इश्यूड मटेरियल्स यह पूछा जाता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द प्राइसिंग ऑफ द इश्यूड मटेरियल, या मटेरियल है। और तीसरा जो पूछा जाता है, मटेरियल इश्यूड। इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स। तो ये कई तरीके से क्वेश्चन बनता है। और हिंदी में आइए इसको, सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन, सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे आपसे पूछा जाए प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, या प्राइसिंग ऑफ इश्यूड मटेरियल, या पूछा जाए प्राइसिंग ऑफ द मटेरियल इश्यूड, सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन की विधियाँ, या स्टोर से सामग्री के निर्गमन के मूल्यांकन की विधियाँ, या निर्गमित की गई सामग्रियों के मूल्यांकन की विधियों की व्याख्या कीजिए या विधियों को बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी से ही मिलता जुलता जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा वाला क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में रहेगा। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा जो कि इसी से संबंधित है, और आप लोग हर बार के एग्ज़ाम में गड़बड़ करते हैं, सही तरीके से आंसर नहीं लिख पाते, इसीलिए इस क्वेश्चन में मार्क्स भी नहीं मिलता है। मिलता है 20 मार्क्स में दे दिया गया 5 नंबर, 6 नंबर, इस तरीके से। और अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पर आपको 20 में जो है 14, 15 थ्योरी के मार्क्स में, थ्योरी के क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिलता है। तो चलिए पहले हम दोनों क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर दोनों को अच्छे से आपको समझा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल
यहाँ पर भी कई तरीके से क्वेश्चन बनेगा, यही नाम चेंज कर दिया जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। पूछेंगे एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, कभी नाम चेंज कर देंगे इसका, स्टॉक कंट्रोल और स्टॉक कंट्रोल। तीसरा जो चेंज करेंगे स्टॉक वैल्यूएशन, और नॉर्मली जो सबसे पॉपुलर नेम है ये रहेगा इन्वेंट्री कंट्रोल। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सामग्री के नियंत्रण या स्टॉक के नियंत्रण की विधियों को बताइए। तो हिंदी में आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्टॉक नियंत्रण, स्टॉक नियंत्रण, स्टॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, रहतिया नियंत्रण। तीसरा नाम क्या है, आवर्त नियंत्रण, इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं। तो चाहे स्टॉक नियंत्रण पूछा जाए हिंदी में, रहतिया नियंत्रण, आवर्त नियंत्रण, यही है। नियंत्रण की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हर बार के आपके कास्ट अकाउंटिंग के पेपर में कास्ट अकाउंट कहीं पर भी दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों से भी पूछा जाएगा किसी न किसी तरीके से। चलिए अभी हम यहीं आपको समझा दे रहे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। ये तो क्वेश्चन बताए, आंसरिंग कैसे होती है। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिए, अगर ये क्वेश्चन तैयार है पहला वाला, इसको आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे, इसी में ही इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 है, कहीं किताबों में नहीं दिया गया है, कुछ किताबें हैं स्टैंडर्ड जहां दिया गया है, नहीं तो सब कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम पूरा जान ही रहे हैं आप लोग किस तरीके से चल रहा है। तो प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूड, जो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, जो कि आपके सिलेबस में जो मेंशन है, बहुत सारे मेथड्स हैं, 3 तो आपके सिलेबस में बताए गए हैं। आपके कॉस्ट अकाउंट का जब सिलेबस दिखेंगे तो वहाँ पर जो 3 मेथड दिए गए हैं स्पेशली, एक आपका है कॉस्ट प्राइस मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड लागत मूल्य विधि। दूसरा दिया गया है एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग मेथड, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग मेथड, औसत लागत मूल्यांकन विधि। और तीसरा दिया गया है नोशनल प्राइसिंग मेथड, नोशनल प्राइसिंग मेथड, काल्पनिक मूल्यांकन विधि। स्पॉट रेट जो होती है, नोशनल प्राइस, उससे जो है डिसाइड होती है। तो ये 3 मेथड तो आपके दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है पूरा बाकायदा, जो कि जितने भी आंसर जितने भी आप लोग लिखते हैं वहाँ पर नॉर्मली ये आप भूल जाते हैं, जबकि सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है। कोई भी चीज़ तैयार करिए, पहले सिलेबस सामने रखिए, उसके बाद बहुत सारी, ये नहीं कि केवल यही 3 ही मेथड हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप लोग नॉर्मली हर जगह किताबों में कट कॉपी पेस्ट करके पाते हैं। लिफो मेथड, फिफो मेथड, हिफो मेथड, हिफो मेथड, लिफो मेथड मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हिफो मतलब हायर इन फर्स्ट आउट मेथड, ये आपके हैं। तो जब ये सारे मेथड्स मिला देंगे तब तो मटेरियल इश्यूड प्राइसिंग मेथड वो हो जाते हैं। और नीचे जब यही तीनों अलग कर देते हैं, तीनों क्या बहुत सारे मेथड इसमें भी हैं, तो यही तीनों मेथड किसके बन जाते हैं, स्टॉक कंट्रोल के। तो ध्यान रखे रहिएगा, अगर मैं इश्यूड मटेरियल पूछा जाए तो ये कास्ट प्राइसिंग मेथड, एवरेज, और उसके बाद नोशनल प्राइसिंग साथ में ये ऐड करेंगे। और उसके बाद जब इन्वेंट्री कंट्रोल पूछा जाए तो यहाँ पर लिफो, हिफो, फिफो, ये सब आप बताएंगे, लिफो, फिफो, फिफो, हिफो, ये मेथड। और उसके बाद भी तमाम हैं, आपके सिलेबस में दिया गया है ABC एनालिसिस, ABC एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट। उसके बाद दिया गया है EOQ मेथड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। और आपके एग्जाम में इंडिविजुअली शॉर्ट नोट्स में डायरेक्ट पूछ लेंगे, लिफो मेथड को बताइए, फिफो मेथड को बताइए, हिफो मेथड को बताइए। और
लगभग हर बार के एग्जाम में जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों किसी साल का भी पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से आपके 60 नोट्स में क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो इनको 60 नोट्स में भी बना के पूछेंगे कि ये बीसी एनालिसिस से क्या समझते हैं, ईओक्यू से आप क्या समझते हैं, जो आपका फार्मूला √2CO डिवाइडेड बाई आई जो यूक्यू में दिया गया है आर्थिक आदेश मात्रा में, तो ये पूरा रट लीजिएगा। पूरा जब बताएंगे तो वो बन जाएगा मेथड्स, और एक में अगर कोई पूछा जाए एग्जाम में तो वो बन जाएगा 60 नोट्स। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों मेथड अगर मटेरियल इंस्टीट्यूट पूछा जाएगा तो ज़रूर रहे, और साथ में ये सब मेथड वहाँ ले जाके इंक्लूड कर दीजिएगा। और जब इन्वेंट्री कंट्रोल पूछे तब ये आपको पांचों मेथड बता देना। बहुत सारे मेथड हैं, उतना टाइम नहीं है आप लोगों को तैयार करने का, बस इसको तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में ये कभी कभी दोनों को मिला करके जो है आपके एग्ज़ाम में 30-30 नंबर 30-30 मार्क्स जो है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखे रहिएगा इसको। और एमसीक्यू सॉरी, जो आपका है 60 नोट्स, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, एक्सप्लेन द different methods of absorption of overheads। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके कास्ट अकाउंट में क्वेश्चन जरूर मिलेगा किसी न किसी फॉर्म में। हिंदी में इसको बोलते हैं उपरिव्ययों के अवशोषण। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड को बोलते हैं अवशोषण, उपरिव्ययों के अवशोषण। इसका दूसरा नाम है उपरिव्ययों के ये जो अवशोषण है उसको बोलते हैं सम्मिलयन। ध्यान रखिएगा, नहीं तो हिंदी में समझ में नहीं आएगा क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया। उपरिव्ययों के अवशोषण या सम्मिलयन से आप क्या समझते हैं? एवं उपरिव्ययों के अवशोषण की विभिन्न विधियों के बताइए। ये आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 20 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन बनता है और 10 मार्क्स में भी, यहाँ तक कि आपका जो कंपलसरी वाला पार्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन कट ही नहीं सकता आपके एग्जाम में, कोई कहीं का भी सिलेबस हो, इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको तैयार करके आप आसानी से अपना 20 मार्क्स बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन कास्ट अकाउंट में ऐसा है जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन उसमें से ये है, और दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का था प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूड और स्टॉक कंट्रोल, वो दोनों क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी 20 मार्क्स में दोनों क्वेश्चन ही मिल जाते हैं, 40 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले ऐसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए, वो पहला वाला तो आपको बताए, अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। डिफाइन
budgetary control. Describe the different types of budget. Type of budget ऑब्लिक बजटिंग, ध्यान रखिएगा। बजटरी कंट्रोल को बोलते हैं बजटीय नियंत्रण। बजटीय नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। विभिन्न बजट के विभिन्न प्रकार, बजट या बजटन के विभिन्न प्रकारों को बताइए। विभिन्न प्रकारों को बताइए। बजट के विभिन्न प्रकारों को बताइए। तो एक तो क्वेश्चन ये आपका सीधा सीधा पूछा जाता है, जो बजट के जो विभिन्न प्रकार है, फिक्स्ड बजट, अस्थायी बजट, फ्लेक्सिबल बजट, लोचशील बजट, फंक्शनल बजट, कार्यात्मक बजट जिसको मास्टर बजट बोलते हैं, जीरो बेस बजट, शून्य आधार बजट, परफॉर्मेंस बजट, जेंडर बजट, ये सब आपके बजट के विभिन्न प्रकार हैं। तो यही क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और मतलब या दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो ये रहेगा सीधा, और दूसरा जो फंसाया जाएगा आप लोगों को एग्जाम में वो आपका रहेगा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई बजटरी कंट्रोल। सेकेंड पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन परफॉर्मेंस बजटिंग एंड जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग इसको बोलते हैं ZBB। बहुत ही इम्पोर्टेंट। बजटीय नियंत्रण से आप क्या समझते हैं हिंदी में? परफॉर्मेंस बजट को बोलते हैं निष्पादन बजट, और जीरो बेस बजटिंग को बोलते हैं शून्य आधारित बजटन। तो निष्पादन बजटिंग या बजट एवं शून्य आधारित बजटन, शून्य आधारित बजटन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और आपके सिलेबस में इन दोनों का नाम स्पेशली दिया गया है स्पष्ट रूप से। और आपके एग्ज़ाम में जो 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन बार बार हर साल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अकेले क्वेश्चन 20 मार्क्स में बना दिया जाता है। कहाँ से? जीरो बेस बजटिंग। कि जीरो बेस बजटिंग क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं ये, और उसके बाद किसी ना किसी बजट से अंतर पूछ लिया जाएगा। तो शून्य आधारित बजटन, जहां एक्सपेंडिचर अमाउंट को हर बार आपको प्रूव करना पड़ता है, और कभी भी प्रीवियस बजट के आधार पर यहाँ बजट को एलोकेट नहीं किया जाता। पहले प्रूव करिए फिर बजट ले जाइए किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। तो जीरो बेस बजटिंग, तो ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। ये क्वेश्चन 20 नंबर में भी ऐसे पूछा जा सकता है। जीरो बेस बजट से जो है आपका 10 मार्क्स में 60 नोट से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 5। Write the detailed notes on apportionment
and reapportionment of overheads। अपॉर्शनमेंट देखिए यहाँ रीअपॉर्शनमेंट, जो अपॉर्शनमेंट होता है इसको बोलते हैं अभिभाजन। अभिभाजन मतलब वितरण, और इसको क्या बोलते हैं री मतलब पुनः अभिभाजन, विभाजन, वितरण। तो हिंदी में उपरिव्ययों के अभिभाजन आबलिक वितरण, वितरण मतलब उपरिव्ययों के वितरण एवं पुनः अभिभाजन या पुनर्अभिभाजन या पुनः वितरण या पुनर्वितरण, ध्यान रखिएगा, पुनः वितरण पर विस्तृत लेख लिखिए, विस्तृत लेख लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज और लॉस? व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल एंड abnormal वेस्टेज और लॉस? डिफरेंशिएट, इसी में ही है दूसरा पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन abnormal loss and abnormal efficiency। एबनॉर्मल एफिशिएंसी को बोलते हैं असामान्य कार्यकुशलता, एबनॉर्मल लॉस को बोलते हैं असामान्य हानि, और वेस्टेज को बोलते हैं क्षति। तो चाहे इसको बोलिए सामान्य एवं असामान्य क्षति या हानि, और उसके बाद यहाँ एबनॉर्मल एफिशिएंसी है तो असामान्य कार्यकुशलता। हिंदी में देखिए सामान्य एवं असामान्य क्षति, सामान्य एवं असामान्य क्षति या सामान्य एवं असामान्य हानि। हानि से आप क्या समझते हैं? दूसरा पार्ट जो है असामान्य क्षति एवं असामान्य कुशलता में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये दोनों मिला के आएगा तो 20 मार्क्स में, नहीं तो बार बार आपके एग्ज़ाम में 60 नोट्स में पूछा जाता है 10 मार्क्स में। नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्ट और लॉस में अंतर को स्पष्ट कीजिए, और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल एफिशिएंसी में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये ज़रूर रहेगा, दोनों आएगा तो 20 मार्क्स में, अलग कर देंगे तो 10 मार्क्स में, ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलता है। अब आ जाइए, जिन लोगों को न्यूमेरिकल करना होगा बहुत परेशान होंगे कि न्यूमेरिकल में कौन सा चैप्टर तैयार करें इसमें जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को हम न्यूमेरिकल का 2 चैप्टर ऐसा बताते हैं यहाँ पर जहाँ पर कास्ट अकाउंटिंग में हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो वो जो चैप्टर्स हैं जिन लोगों को न्यूमेरिकल करना है, तो न्यूमेरिकल के लिए जो आपका क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 जो कि किससे रिलेटेड है, न्यूमेरिकल्स, और वो जो है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए
जो आपको तैयार करना है, जो कि हर बार के लगभग हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में हर एक जगह पर न्यूमेरिकल जो बनता है कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठेका लागत लेखांकन। और जो क्वेश्चन नंबर 8 मतलब जो दूसरा जो न्यूमेरिकल जो लगभग हर बार के एग्ज़ाम में बनता है कास्ट अकाउंटिंग में, वो आपका है प्रोसेस कास्टिंग। प्रोसेस कास्टिंग, प्रक्रिया लागत लेखांकन, प्रक्रिया। तो कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस, इसको आप लोग जिनको न्यूमेरिकल करना है ये दोनों चैप्टर रट लीजिएगा पूरा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये किससे कनेक्टेड है? न्यूमेरिकल, जिनको न्यूमेरिकल करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से आपको 20 नंबर में या 10 नंबर में 10 मार्क्स में आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। 20 मार्क्स मतलब ऑप्शनल वाले में रहेगा 20 मार्क्स, और 10 मार्क्स मतलब या तो कंपलसरी वाले में जोड़ देंगे आपका, या तो आपका 60 नोट्स में रहेगा। इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए कौन सा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, वेज पेमेंट हिंदी में मजदूरी के भुगतान की विभिन्न विधियों को बताइए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में भी ये दिया गया है। मेथड ऑफ वेज पेमेंट, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मजदूरी के भुगतान की 20 से ज़्यादा मेथड्स हैं, 20 से ज़्यादा विधियां हैं। और उन सारे मेथड्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और वो तीनों कौन कौन से हैं? पहला आपका है टाइम रेट वेज पेमेंट सिस्टम। टाइम रेट मतलब समयानुसार, प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, केवल समय बिताइए, मजदूरी वेतन ले जाइए। गवर्नमेंट जॉब इसका एग्जाम्पल है, जहाँ लोग घड़ी देखते रहते हैं बार बार, समय कैसे बीते जाए, भगे वहाँ से। टाइम रेट। दूसरा क्या है? पीस रेट, पीस रेट पेमेंट सिस्टम। पीस रेट मतलब कार्यानुसार, कार्यानुसार मजदूरी, जहाँ पर समय चाहे जितना बिताइए वेतन नहीं मिलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी, प्रोडक्टिविटी करेंगे तब मिलेगा। तो प्राइवेट जॉब किसको अपनाता है? प्राइवेट सेक्टर पीस रेट को, जितना कार्य करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दिया जाएगा, पीस रेट। और तीसरा है, दोनों को जब मिला दिया जाएगा उनको पॉजिटिव चीज़ों को, तो वही तीसरा बनता है इंसेंटिव मेथड ऑफ वेज पेमेंट। इंसेंटिव मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, इसको बोलते हैं मजदूरी भुगतान की प्रेरणात्मक विधियाँ। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी दिया गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर कास्ट अकाउंटिंग एग्जामिनेशन, कास्ट पेपर। यही बार बार पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको दोनों को बताना है। और कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है 20 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय द इंसेंटिव मेथड ऑफ वेज पेमेंट एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंसेंटिव वेज पेमेंट। तो इंसेंटिव मेथड में कुल मिला के 10 से अधिक विधियां हैं, लेकिन वो सब आपको नहीं रटना है। 5 मेथड को आपको कम से कम बताना है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 60 नोट्स में भी इंडिविजुअली ये पूछा जाता है अलग अलग करके। तो आप लोग आसानी से इसको कर ले जाएंगे। एमसीक्यू भी अपने एमकॉम एंट्रेंस में आगे कंपटीशन में जब आप लोग आएंगे कंपटीशन फील्ड में, वहाँ पर भी। और उसके बाद सबसे पहले जो आपके सामने है एग्ज़ाम कास्ट अकाउंटिंग का 15 तारीख को, वहाँ पर भी।
तो चलिए एक इंसेंटिव मेथड में जो आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर जानना है इंसेंटिव मेथड में, वो आपका है गैंट बोनस प्लान, इमर्सन कार्यक्षमता विधि, एफिशिएंसी मेथड। उसके बाद टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, टेलर की विभेदात्मक मजदूरी भुगतान पद्धति। उसके बाद यहाँ पर आपका है स्लाइडिंग रेट मेथड। तो यहाँ पर उसके बाद आपका है 100% पेमेंट मेथड, 100% भुगतान विधि। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गैंट बोनस प्लान, इमर्सन प्लान, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, यहाँ से इंडिविजुअली 10 मार्क्स में डायरेक्ट यही पूछ लेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गैंट प्लान, इमर्सन प्लान, टेलर प्लान, स्लाइडिंग प्लान, 100% प्लान, पेमेंट प्लान। तो ये सब डायरेक्टली मेथड नहीं है, ये सब किसके पार्ट हैं? इंसेंटिव मेथड। तो जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द इंसेंटिव मेथड ऑफ वेज पेमेंट एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स, तो ये सब मेथड्स आपको बताना है। तो गैंट प्लान, इमर्सन प्लान, टेलर डिफरेंशियल, स्लाइडिंग, 100%, बहुत सारी विधियां हैं, तो कम से कम 5 ये बता दीजिएगा यहाँ पर। और ये सब स्पेशली किसका पार्ट है? ये सब आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको हम आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में समझाए हैं। और उसके बाद जो लोग हमसे पुराने लोग पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, ये किसका पार्ट है? एचआरएम का भी पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी। तो ये आप लोगों के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी पेपर में पूछा जाएगा। तो जब एचआरएम का हम थर्ड ईयर वाला बनाएंगे पेपर, तो वहाँ पर भी आप लोगों को बताएंगे। थर्ड ईयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक जगह पढ़ लेंगे तो दो जगह क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स में मिलेगा। एक आपको सेकंड ईयर में मिलेगा, थर्ड ईयर में जब आप लोग एचआरएम ऑप्ट करेंगे वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पाएंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जानते ही लास्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड रहता है? शॉर्ट नोट्स से। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। याद रखे रहिएगा, हमेशा यहाँ एनी टू जुड़ा रहेगा, केवल 2 पे करना है, 2 को आंसर करना है। और ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, कभी कभी 5 ऑप्शन जोड़ दिया जाता है। तो 5 नहीं करना है, कोई 2 करना है। होशो हवास में रहिएगा, आप लोग सब कर डालते हैं, अच्छे स्टूडेंट भी कर डालते हैं। तो वहाँ पर मार्किंग कहाँ होती है? जो अच्छा लिखेंगे उसको काट दिया जाएगा, जो गड़बड़ रहेगा उसी पर मार्किंग हो जाएगी, ये नहीं कि सब पर हो जाएगी। तो ये जो 5 जो टॉपिक हैं यहाँ पर, जो कि आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स से हर एग्ज़ाम में मिलते हैं, तो इस बार के एग्ज़ाम के लिए भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहला आपका है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट को बोलते हैं संयुक्त उत्पाद, और ये बाई प्रोडक्ट मतलब उप उत्पाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट, 10 नंबर में बार बार ये पूछा जाता है। दूसरा आपका है मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, समय लेखा की विधियाँ, बार बार पूछा जाता है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में। तीसरा है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं ठेका और सब कॉन्ट्रैक्ट उपठेका। क्या हो गया हिंदी में? ठेका एवं
उपठेका, इसको बोलते हैं उपकार्य भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उपकार्य। ठेका एवं उपकार्य, ठेका एवं उपकार्य में अंतर। चौथा जो है आपका सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। केंद्रीकृत एवं विकेंद्रित, केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत या केंद्रित विकेंद्रित क्रय। और जो पांचवा है, पांचवा मतलब जैसे इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये, और जो बताने जा रहे हैं पांचवा ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रट लीजिएगा। और ये आपका है बिन कार्ड, बिन कार्ड, इसको बोलते हैं बिन पत्रक, बिन पत्रक, बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर, स्टोर लेजर, स्टोर लेजर। बार बार ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, बिन कार्ड किसे कहते हैं। तो बिन कार्ड जो है मटेरियल डिपार्टमेंट में, सामग्री में के लिए, जैसे जो कार्य आप लोग नॉर्मली लाइब्रेरी में, जो आपके लाइब्रेरी कार्ड का होता है, तो जो स्टोर होता है, जो वेयर हाउस होता है, वहाँ से जो मटेरियल इश्यू किया जाता है, क्या गया, कितना बचा, कितना नहीं, तो उसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, बिन कार्ड पर। सेम इसको आप किस नाम से याद कर लीजिएगा, लाइब्रेरी कार्ड। जैसे आपका जो लाइब्रेरी कार्ड रहता है, कौन सा बुक लिए, कब वापस करना है, कब नहीं, क्या फ़ाइन लगा, सारी चीज़ें, वैसे वो मटेरियल के लिए बिन कार्ड यूज है। तो लाइब्रेरी कार्ड याद रखिएगा, आसानी से बिन कार्ड के बारे में लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का सेकेंड ईयर का सबसे टफ सब्जेक्ट, और कंपटीशन में भी कास्ट अकाउंटिंग का सबसे टफ सब्जेक्ट हर जगह आपको मिलता है। तो आपके बीकॉम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और आप जब आगे कंपटीशन लेवल में आएंगे तो यही सब सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में भी बनेंगे। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, और कल की वीडियो में नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट आप लोगों का रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।